तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। पल्लव वंश के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो प्यारे बच्चों, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में स्थित है ये, और पल्लव वंश के साम्राज्य के विस्तार के बारे में अध्ययन करें तो ये प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक है उत्तरी क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र तमिलनाडु का और दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का या कहीं आंध्र का। तो पल्लव वंश का जो साम्राज्य था पूरा का पूरा वो उत्तर दिशा में तमिलनाडु तक तथा दक्षिण दिशा में आंध्र तक फैला हुआ था। तथा पल्लवों की जो राजधानी थी वह राजधानी थी कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहते हैं। इस चैप्टर में से 4 नंबर का जो प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता है लघुत्तरात्मक, फिर भी विस्तार से आप इसका अध्ययन करेंगे। 1 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पल्लवों के समय में राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम। इसी प्रकार से पल्लवों का जो साम्राज्य था उसका विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तरी तमिलनाडु से लेकर के दक्षिणी आंध्र तक। इसके बाद हम पल्लव वंश के प्रमुख शासकों का क्रम जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो बेटा थोड़े से अटपटे नाम है लेकिन निश्चित रूप से आपको ये क्रम भी याद हो जाएगा। और इन शासकों का क्रम जो है या किसी भी वंश के जो शासक है उनका जो क्रम है वो निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। तो सिंह वर्मन जो था वो प्रथम शासक था। और सिंह वर्मन के पुत्र का नाम था सिंह विष्णु। तथा दूसरे पुत्र का नाम भीम था। तो भीम के बारे में ज्यादा विस्तार से हमारे बुक में दिया नहीं गया है, केवल इतना ही दिया गया है, तो इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद सिंह विष्णु के बाद अगला शासक बनता है, सिंह विष्णु के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद जो अगला शासक बनता है वह नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन के बाद जो आगे चल करके शासक बनता है उसका नाम था महेंद्र वर्मन ही।
इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रमुख शासक जो है सिंह विष्णु के बारे में, जिसके बारे में विस्तार से हमारी बुक में दिया गया है। 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक इसने शासन किया तथा सिंह विष्णु ने चेर, चोल, पांड्य आदि वंश के राजाओं को पराजित किया। यह वैष्णव मत का अनुयायी था, अर्थात वैष्णव एक होता है शैव मत, जो लोग शिव की पूजा किया करते थे वो शैव धर्म के अनुयायी कहलाए, तथा एक जो लोग विष्णु की पूजा किया करते थे वो वैष्णव कहलाए। तो यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कुछ पल्लव राजा शिव की पूजा भी किया करते थे। तो पल्लव वंश के बारे में आप विस्तार से इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे आप। और इसके बाद एक नए वंश के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चालुक्य वंश। चालुक्य राजा पुलकेशी ने प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो रामायण में भी आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और उस समय अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा जो था वो खुला छोड़ दिया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ इसी प्रकार से होता था। जो भी राजा होते थे प्राचीन समय में जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, उस समय में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था तथा राजा जो था वो यज्ञ में लगा हुआ रहता था। वह घोड़ा जिस क्षेत्र तक जाता था उतना ही क्षेत्र या उतने क्षेत्र में उसका आधिपत्य माना जाता था। इसी प्रकार से जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस घोड़े को पकड़ लिया था लव और कुश ने। और इसके बाद जब युद्ध होता है, किस प्रकार से लव कुश की श्री राम से भेंट होती है, तो ये प्राचीन काल में अपने शौर्य और पराक्रम को बढ़ाने के लिए राजा जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, चालुक्य वंश के किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? पुलकेशी ने प्रथम ने। चालुक्य वंश के अंतर्गत ही आप अध्ययन करेंगे विक्रमांक देव चरितम ग्रंथ। एक प्रसिद्ध ग्रंथ था ये, और यह ग्रंथ लिखा था विल्हण नामक व्यक्ति ने। इसी प्रकार से बात करें चालुक्य वंश के राजाओं के बारे में, तो चालुक्य वंश के राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे, अर्थात हिंदू धर्म को मानते थे। चालुक्य वंश के राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया तथा चालुक्यों के समय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था मिताक्षरा। और मिताक्षरा जो है उसे हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो उसका आंसर होगा मिताक्षरा। और मिताक्षरा जो नामक ग्रंथ था उसके रचयिता कौन थे? उसके रचयिता थे विज्ञानेश्वर। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बाह्य आक्रमण एवं आत्मशांतिकरण। अगला टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 1 के अंतर्गत ही। तो भारत पर प्राचीन समय में विदेशी आक्रमण भी हुए। अनेक विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण कर भारत के भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और काफी वर्षों तक यहाँ पर रहे। तो बाह्य आक्रमण अर्थात दूसरे देशों के शासकों के द्वारा या दूसरे देशों की जनजातियों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के अंतर्गत सबसे पहला है शक वंश। शक जो जाति थी या कहें एक जनजाति थी, यह एक विदेशी जनजाति थी जिसने पोलैंड के दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया। और पोलैंड का जो दर्रा है वर्तमान समय में यदि बात करें तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो पोलैंड के दर्रे से होकर के तो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जिससे लोग आ जा सके तो वही क्या कहलाता है? दर्रा। तो उसी दर्रे से, उसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर के शकों ने भारत में प्रवेश किया। और यह मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। सिंधु प्रदेश को जीत करके उन्होंने सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में अपना
अपना शासन स्थापित किया तथा पल्लवों तथा कुषाणों के द्वारा शकों का पतन हुआ तथा इन्हें भारत से बाहर भगा दिया गया। कुछ जो शक थे, शक जाति के जो लोग थे वो यहीं पर बस गए और यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति थी उनको अपना लिया और इसी कारण से इसे क्या कह देते हैं, आत्मशातीकरण। तो शकों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। प्रवेश कहाँ से किया? बोलन के दर्रे से होकर के। बोलन का दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। तथा कुषाणों के द्वारा और पल्लवों के द्वारा इनका दमन किया गया। इसके बाद अगला वंश है हुण वंश। मध्य एशिया की ये एक लड़ाकू जनजाति थी ये, और ये दैत्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दैत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका युद्ध करने का जो तरीका था वो बड़ा भयानक था। बहुत ज्यादा रक्तपात किया करते थे युद्ध के समय में और शकों की भांति ही भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। हुणों के कारण या कहें हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश या कहें कुषाणों को यूची या ताउचेरियन भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कुषाणों को क्या कहा जाता है? यूची या ताउचेरियन भी कहा जाता है। ये यूची जाति आगे चलकर के 5 प्रमुख भागों में बट गई और उसी में से या कहें इन्हीं कबीलों में से, इन्हीं 5 कबीलों में से एक कबीला भारत में आकर के बस गया और भारत में काफी समय तक इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो कुषाण वंश के बारे में ही आगे अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जितना भी आपने आज अध्ययन किया है उसको उसी प्रकार से नोट करेंगे। धन्यवाद।